एक सिंपल सा सवाल, जब दो लोग पास आते हैं या तो उनमें खतरनाक अट्रैक्शन होता है या फिर हेवी वाला रिपल्सन। राइट, फिजिक्स में भी चार्जेस के साथ कुछ यही लफड़ा है। लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, ये तो सबको पता है। लेकिन इन चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा? अगर यही चार्जेस को पानी में रख दिया जाए तो इनके बीच का फोर्स का क्या होगा? इन सवालों का जवाब दिया था एक लेजेंड ने, जिसे हम पढ़ते हैं आज के डेट में एज कूलम्स लॉ। अब मैक्सिमम बच्चों का जेई, बोर्ड्स या फिर नीट में रोना कहां है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, इस जगह पे बच्चों के दिमाग की बत्ती फ्यूज हो जाती है और न्यूमेरिकल सर के ऊपर से बाउंसर जाते हैं। पर आज के बाद नहीं, आज हम लोग कूलम्स लॉ का कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे फ्रॉम बेसिक टू ब्रिलियंस लेवल तक। तो तैयार हो जाओ, आज के बाद फॉर्मूला रटना नहीं है और वीडियो के एंड में हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे जुगाड़ के बारे में बात करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, जिससे ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर किसी भी पॉलीगॉन लेवल का जो क्वेश्चन है उसे 10 सेकंड में उड़ा दोगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट। कूलम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली अभी हम लोग जैसे जाने कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसके बारे में बात किया था सबसे पहली बार कूलम्स ने। अब बात यह है कि दो चार्ज के बीच में जब फोर्स के बारे में बात करते हैं ना, तो इसको ज्यादा डिटेल में समझने से पहले हम लोग को इसका डेफिनेशन जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। और कूलम्स लॉ का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, यह कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The force acts along the straight line joining the two charges. अब बेसिकली ये है क्या? दो चार्ज है हमारे पास, एक Q1 और दूसरा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा R, ठीक है ना? तो दो चार्ज के बीच में हमारा अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बोला गया बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में बात हो रहा है। वो क्या होगा? फोर्स का वैल्यू कितना होगा? वो जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। मतलब कि वो जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस को जितना बढ़ाते जाओगे तुम्हारा दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है ना? तो चलो यहां पे एक बार देख लेते हैं कि ये इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है ना? अब यहीं पे अगर हम इसको बोले कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि अगर Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा दें तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है ना? जब इन दोनों पार्ट को कंबाइन करके लिखते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ठीक है ना, अब बात है कि ये Q1 और Q2 दोनों ही चार्ज हमारा वैक्यूम में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? वैक्यूम। वैक्यूम बोलो, एयर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात भी करेंगे। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हमारा कांस्टेंट आता है K, ठीक ना? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो K है इसका वैल्यू कुछ इस तरह से है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या? ये जो फोर्स दो चार्ज के बीच में हम बात किए,
ये हमारा फ्री स्पेस में है, दोनों ही चार्ज फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस का मतलब या तो वैक्यूम होगा या फिर हम उसको एयर भी मान सकते हैं। बेसिकली वैक्यूम में फोर्स सबसे मैक्सिमम लगता है दो चार्ज के बीच में, लेकिन अगर हम एयर की बात करें ना तो बहुत ज्यादा वैक्यूम और एयर के बीच में, एयर में जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है ना, उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है, लगभग में बराबर होता है, ठीक ना। इसीलिए फ्री स्पेस का जब भी हम बात करें तो वैक्यूम और एयर दोनों ही मान के चल सकते हो, ठीक है ना। वैक्यूम लिखो या फिर एयर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट का अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां पे के, ये जो कांस्टेंट के था जिसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हमारा 9 इंटू 10⁻9 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये यूनिट निकाले कैसे, ये यूनिट आया कहां से? बहुत आसान है, हमको के का यूनिट निकालना है, तो यहां पे इसका न्यूटन होता है, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी कूलम ये भी कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो यहां पे हमारे पास आ गया, क्योंकि ये पार्ट तो इधर डिवाइड होगा ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जब हमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इस यूनिट का भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब हम यूनिट का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कूलम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम यहां पे फोर्स का वैल्यू लिखें तो फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट फिर से बता रहे हैं, फ्री स्पेस को बता रहा, मतलब कि अभी जो ये फोर्स का फॉर्मूला हम लिखे हैं, ये फोर्स का फॉर्मूला बता रहा है कि दो पॉइंट चार्ज हमारा फ्री स्पेस वैक्यूम में रखा हुआ है और वैक्यूम में दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसका वैल्यू ये है। अब एक मजेदार बात, यहां पे एक बात बता दें कि वैक्यूम में दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हवा में अगर आपको चलना है तो हवा में आपको चलने में बहुत आसानी से चल सकते हैं, आप ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन वही अगर हम बोले पानी में चलिए तो पानी में बहुत स्मूथली चलोगे क्या? मतलब आपके मोशन को कोई ना कोई तो रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो कहने का मतलब जितना ताकत आप हवा में लगा सकते हैं उतना ताकत आप, उतना फोर्स आप पानी में नहीं लगा सकते हैं। पानी में कुछ ना कुछ फोर्सेस आपका कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से चार्जेस को जब फ्री स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम में रखा जाता है तो उस केस में चार्ज अपना मैक्सिमम, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। और वैसे ही अगर किसी दूसरे मीडियम जैसे पानी, ऑयल या किसी तीसरे मीडियम में रखा जाए तो उसका फोर्स का जो वैल्यू होगा वो घट जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। जैसे कि यहां पे गंगा इफेक्ट का बात करेंगे। अब ये गंगा इफेक्ट क्या है? गंगा यानी कि पानी, गंगा जल होता है ना जी, गंगा जल यानी कि पानी में जब हम दो चार्ज को रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे। तो हर एक मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये टॉपिक भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, ठीक है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब दो चार्ज को कहां रखा जाए? पानी में रखा जाए। तो जब दो चार्ज को पानी में रखा जाए तो अब तो हमारा एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि अब तो यहां पे हमारा फ्री स्पेस नहीं है, इसीलिए एप्सिलॉन लिख दिए। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन आर जो है इसी को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्री स्पेस के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो उस मीडियम का, तो मीडियम का परमिटिविटी निकल जाता है, ठीक है ना। सबसे बेसिक यूनिट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। यहां पे कुछ इसी तरह से है, तो इस वैल्यू को यहां पे डालते हैं और डालने के बाद जो रिजल्ट आएगा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो है पहले से, मतलब कि फोर्स इन एयर तो है पहले से, या फोर्स इन वैक्यूम तो पहले से है, बस उसको डिवाइड कर दिया गया किससे? एप्सिलॉन आर से। तो इसका मतलब यह है कि फॉर वाटर एप्सिलॉन आर इज 80। अगर वाटर का बात करें तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा? 80। और 1/80 मतलब कि हम क्या बोले? एयर, ये तो हमारा पहले से एयर मौजूद है ना, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 80।
तो फोर्स इन वाटर 80 टाइम्स घट जाएगा। बेसिकली 81 टाइम्स घटता है, हम यहाँ पे 80 ही लिखे हैं, 81 टाइम्स घटता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 होता है, लेकिन जनरली हम लोग 80 ही लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एयर में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वही सेम सिचुएशन, सेम चार्जेस को, सेम डिस्टेंस को अगर हम पानी में रखें तो वो फोर्स का वैल्यू 80 टाइम्स घट जाएगा। यही है कमाल हमारा डाइलेक्ट्रिक का, यानी कि किसी दूसरे मीडियम का। दो चार्ज को जब किसी मीडियम में रखा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका फोर्स का वैल्यू घट जाता है। किसके कंपैरिजन में? एयर या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो वैक्यूम इज द बॉस, ये बात ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे सीधा सीधे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ये है क्या? अगर इसके हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये कहता है, इसको कॉपी उपी में लिख लेना बाबू अपने से, ठीक है ना। तो यहां पे बोला गया है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अल्टरनेटिवली, मतलब कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, पहले तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब क्या? फ्री स्पेस का बात किया गया, ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर बोला जाता है, पहला तो ये। लेकिन अगर इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करें फोर्स के टर्म्स में तो होगा, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम। पहला तो कोई दो पॉइंट चार्जेस है उसको एक सर्टेन डिस्टेंस में सेपरेट किया गया है। वैक्यूम में जितना फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में किया जाएगा, मतलब कि एफ एयर बाय एफ मीडियम, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कहता है कि एप्सिलॉन आर इज, अच्छा एप्सिलॉन आर लिखो, डाइलेक्ट्रिक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, एक ही बात है, अलग नहीं है चीजें, दोनों सेम ही है। तो एप्सिलॉन आर या के, अगर इसका एग्जांपल का बात करना तो वाटर हो गया। इंसुलेटर मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम्स भी हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक ना, तो ये ध्यान में रखना। तो के हो गया, एप्सिलॉन आर हो गया, तो एप्सिलॉन आर और के जो भी बोलो, हम लोग के लिख करके आगे बात करेंगे। तो वैक्यूम, एफ वैक्यूम बाई मीडियम, ठीक है ना, एफ वैक्यूम बाई मीडियम। अब इसको हम आगे देखेंगे तो इसका वैल्यू जब पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो कि हमारा पहला डेफिनेशन था, ठीक है ना। तो इसको एक बार रीड करो, फॉर्मूला देखो अपने आप, फॉर्मूला याद करोगे, डेफिनेशन खुद ब खुद लिख लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब यहां पे बात करें, जैसे कि अभी हम बताएं कि वैक्यूम इज द बॉस। वैक्यूम बॉस इसलिए है क्योंकि वैक्यूम में जो चार्ज होगा, चार्ज एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है सबसे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है कहां पे? वैक्यूम में। इवन एयर में भी नहीं, एयर का के का वैल्यू 1.0054 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? वो के का वैल्यू यहां पे हम लिख दे रहे हैं 1.0054, बात समझे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट पार्ट का बात करेंगे, वाटर ब्लॉकेड। अब ब्लॉकेड का, वाटर ब्लॉकेड का मतलब क्या? अगर हम के का वैल्यू बोले ना, हमारा 81 होता है पानी में, अगर फोर्स इन वैक्यूम हमारा इतना है 810 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इसका वाटर का बात करेंगे, एफ इन वाटर हमारा क्या हो जाएगा? एफ वैक्यूम बाई के, और के का वैल्यू क्या है हमारा 81, तो 81 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स इन वाटर, फोर्स इन वाटर हमारा 10 न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि 81 टाइम्स घट गया। कहां फोर्स हमारा 810 न्यूटन था, समझ रहे हैं, और क्या हो गया 10 न्यूटन। सीधा सीधी क्या है कि ये मीडियम को बता रहा है, ठीक ना, कि अगर हमारा दूसरा मीडियम आएगा तो हमारा फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। तो बॉस कौन है? हमारा वैक्यूम। वैक्यूम में हमारा चार्ज जो है सबसे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कहां पे एक्सपीरियंस करता है? याद रखना, वैक्यूम में, ठीक है ना। और किसी भी मीडियम में हो फोर्स का वैल्यू घटेगा ही। कितना टाइम्स घटेगा? के टाइम्स। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कितना टाइम्स घट रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे डिवाइड कर दो। किसका फोर्स को डिवाइड करोगे? वैक्यूम का फोर्स को डिवाइड करो। वैक्यूम का फोर्स को के से डिवाइड कर दोगे तो उस मीडियम का फोर्स निकल जाएगा जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ था, ठीक है ना। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक के था, यहाँ पे 81 था, तो 81 से डिवाइड कर दिए तो हमारा फोर्स वाटर में निकल गया, ठीक है ना। अब यहां पे नो यूनिट नो डायमेंशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा दो फोर्स का यूनिट है, ठीक ना, फोर्स का यूनिट है या फिर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। रेशियो का कोई भी वैसा यूनिट और डायमेंशन होता नहीं है। अब थोड़ा मैथ्स का जुगाड़ का बात करें भाई। अब यहां पे जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी अभी डेफिनेशन से क्या पढ़े हैं कि एफ नॉट इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ का डेफिनेशन जानते हैं हम लोग, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², मतलब कि एफ वैक्यूम,
वैक्यूम को हम लोग एफ नॉट लिख दिए, फोर्स इन वैक्यूम को क्या लिख दिए हैं, कूलम्स लॉ से फोर्स इन वैक्यूम को एफ नॉट लिख दिए हैं, और फोर्स इन मीडियम को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखे, याद रखना, ठीक है, और यहां पे एप्सिलॉन, क्योंकि ये मीडियम है इसलिए एप्सिलॉन, और ये क्या हो गया हमारा, फोर्स इन मीडियम को एफ एम लिख दिए, ठीक है ना, क्या लिख दिया हम लोग, एफ एम। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो एफ नॉट बाई एफ एम जब हम करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक बार यहां पे देख लो। एफ नॉट बाई एफ एम जब हम करते हैं तो दोनों का फॉर्मूला को यहां पे पुट करते हैं, देखो सब गया चांद पे, ये गया चांद पे, तो 1/4 पाई चांद पे गया, 1/4 पाई चांद पे गया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बच गया, और ये पूरा ही चांद पे चला गया। तो रिजल्ट क्या आया, ये एप्सिलॉन तो ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग बोलते क्या है, एप्सिलॉन आर या के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारा हो गया रिजल्ट। उम्मीद करते हैं यहां पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और फाइनली हम कहेंगे कि किसी भी मीडियम में जो हमारा कूलम्स फोर्स है वो हमारा वैक्यूम के कंपैरिजन में के टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियम का फोर्स निकल जाएगा। तो मीडियम फोर्स इज इक्वल टू वैक्यूम फोर्स बाई के, ठीक ना, के टाइम्स घट जाता है हमारा किसका फोर्स, मीडियम का फोर्स, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये है क्या, बेसिकली एक बार हम आसान भाषा में समझा देते हैं, क्योंकि सारा ही फोर्स से रिलेटेड है, कूलम फोर्स से रिलेटेड सारा ही टॉपिक चल रहा है हमारा, तो इसीलिए इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कूलम फोर्स से रिलेटेड कैसे चल रहा है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। अब बात यह है कि एक चार्ज है, जैसे कि यहां पे है Q1, इस चार्ज पे ये सारा जो इंडिविजुअल चार्जेस है नेट फोर्स कितना लगाएगा। अब ये चार्ज Q1 पे नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, बहुत आसान बात है। Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाएगा, Q1 पे Q3 कितना फोर्स लगाएगा, Q1 पे Q4 कितना फोर्स लगाएगा, Q5 कितना लगाएगा, Q6 कितना लगाएगा, Qn कितना लगाएगा। मतलब कि जितना भी इंडिविजुअल चार्जेस है इंडिविजुअली सब इस पे फोर्स लगा रहा था, तो सबके फोर्स का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो ये जो हो जाएगा इसका नेट फोर्स निकल जाएगा Q1 पे। तो ये जो वेक्टर सम करने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्सेस ऑन अ गिवन चार्ज, मतलब कि द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, ये Q1 पे जो टोटल फोर्स होगा इन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। ये क्या होगा, द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट, मतलब कि 1 पे इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट, बात समझ रहे हैं, बाय ऑल अदर चार्जेस, बाय ऑल अदर चार्जेस, बात समझ रहे हो। Q1 पे Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, Q5 लगा रहा है, Q6 भी लगा रहा है, Qn भी लगा रहा है, ठीक ना। The forces between any two individual charges remains completely unaffected by the presence or absence of other charge, ठीक ना। अब इसके बीच में ये फोर्स होगा, लेकिन उस चीज को हम लोग इग्नोर करेंगे। हम लोग यहां पे बात करते चलेंगे सिर्फ F1 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, F1, ये अनइफेक्ट हो जाएगा, ये बात याद रखना। यहां पे हम क्लियरली लिख दिए हैं, द फोर्स बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल चार्जेस रिमेन्स कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द अदर चार्जेस, ठीक ना। अब क्या है कि Q1 पे चार्ज निकालना तो Q2 के कारण निकालेंगे, Q3 के कारण, Q4 के कारण, और सबका फोर्स लिख करके वेक्टर सम। देखो यहां पे Q1, Q2, Q3, Qn जो है आर द पॉइंट चार्जेस ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम का है। अब Q1 क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा फोर्स, Q1 एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, तो कितना एक्सपीरियंस करेगा उसके बारे में F नेट, F1 पे मतलब कि चार्ज 1 पे नेट फोर्स जो होगा वो चार्ज फोर्स ड्यू टू 2 होगा, फोर्स ड्यू टू 3 होगा, फोर्स ड्यू टू 4 होगा, वैसे करते हुए n चार्जेस हैं तो चार्ज 1 पे n तक फोर्सेस लगेंगे, ठीक है ना। तो F12 का फोर्स का अगर हम वैल्यू का बात करें तो 1/4 k Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर हम यहाँ पे एयर के बारे में बात करें तो F नॉट का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर, R12 कैप प्लस Q1 Q3 बाई R13 का होल स्क्वायर, R13 का कैप प्लस डॉट डॉट करते हुए हमारा n का फॉर्मूला इस तरह से चला जाएगा, ठीक है ना। अब बात यहां पे यह है कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें। ये 1-2 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सीधा सीधी मतलब यही है वेक्टर फॉर्म। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, ठीक ना।
ये 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है, 1 पे 3 फोर्स लगा रहा है, 1 पे हमारा n फोर्स लगा रहा है, n चार्ज, nth जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है। ये हमारा नेट जो है हमारा फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग इसके आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। ये बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है। 7 न्यूमेरिकल है बाबू आपके लिए, और सातों न्यूमेरिकल जबरदस्त है, ठीक है ना। एक एक करके सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, गजब का मजा आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल का बात करते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। सीधा सीधी कॉन्सेप्ट, 2 पॉइंट चार्ज दे दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया, फोर्स निकालने बोला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा टाइप क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा टाइप क्वेश्चन। तो पहले अल्फा टाइप, फिर बीटा टाइप, फिर गामा टाइप, ठीक है। तो देखो यहां पे गिवन में लिखा हुआ है Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है। R को हम लोग ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर दिए, और जैसे ही R को हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए ना, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला का बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू देखो यहां दिया हुआ है, और Q2 का वैल्यू यहां दिया हुआ है। सबका वैल्यू इसको पुट कर दिया, और R का वैल्यू 0.3 मीटर, यहाँ पे 0.3 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि R का होल स्क्वायर है, लिख दिए। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, ये रिजल्ट आएगा। अब कैलकुलेशन तो खुद से कर सकते हो, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप खुद से कैलकुलेट करके ये आंसर ला करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला सवाल आपके सामने हम बना करके दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन जरूर करना बाबू, आंसर देख करके छापने से बेटर है आप खुद से कैलकुलेशन कर करके लाना, ठीक है ना। हम यहां पे कैलकुलेशन नहीं किए हैं, ताकि हम आपके लिए छोड़ दिए हैं कि कम से कम इसको तो हम बनाने का तरीका बता दिए, और बस इसको आप कैलकुलेट करके ये आंसर तक लेकर के आइए पूरा लिखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। मतलब कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दें और चार्ज का वैल्यू को भी डबल कर दें, तो क्या फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा? अब पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? तो चलो एक बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं इनिशियली जो फोर्स है, कोई एक इंडिविजुअल चार्ज है Q और डिस्टेंस है R, उस पर लगने वाला फोर्स को कुछ हम इस तरह से लिख लिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इक्वल टू 1/4πε0 Q²/r²। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्या है, अब नेक्स्ट केस हमारा क्या बोल रहा है कि नया चार्ज जो है Q' हमारा 2Q के बराबर है और R' हमारा 2R के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पे जो नया फोर्स F' है, जो कि हमारा बोला है कि चार्ज का डबल और डिस्टेंस का डबल होने से क्या वैल्यू आएगा, तो Q' की जगह पे 2Q पुट कर दिए, और Q' की जगह पे फिर से 2Q और 2R का होल स्क्वायर। 2R का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4R² हो जाएगा, यहाँ 2 × 2 4, तो 4 4 कट जाएगा, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। और देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, तो F' इज इक्वल टू F आ गया। इसका मतलब ये कि अगर तुम चार्ज को डबल करते हो, चार्ज का वैल्यू को डबल करते हो, उसके डिस्टेंस को भी डबल करते हो, तो फोर्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ये तो आपको दिख रहा है, और तो सीधा सीधी बात है कि कोई फोर्स में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हाँ, यहां पे फोर्स में हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बीटा टाइप क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से समझना। ये उतना आसान नहीं है, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर गया है हमारा अल्फा टाइप से, ठीक है। और वैसे ये नीट का PYQ भी है, एक समय में नीट में भी पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सवाल ये कहता है कि दो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर है A एंड B, व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर में एक सर्टेन डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। रिपल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ F, एक दूसरे से रिपल करेगा, इधर रिपल करेगा, इधर रिपल करेगा, F फोर्स से रिपल करेगा दोनों को ही, ठीक है ना। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर, मतलब कि ये दोनों चार्ज्ड है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चार्जेस है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ चार्जेस हैं A और B में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम एक अनचार्ज्ड बॉडी को लेकर के आए, और उस अनचार्ज्ड बॉडी को पहले A से कॉन्टैक्ट, C जो है हमारा अनचार्ज्ड स्फीयर है, उसको इससे सटाए। तो यहां पे सटाने के बाद फिर अगर हम अलग करते हैं ना, तो होता ये है कि इसका चार्ज, इसका तो चार्ज 0 था, इसका चार्ज Q था, इसका चार्ज क्या मान लेते हैं, ये Q है, इसका भी चार्ज क्या मान लेंगे, Q है। तो Q चार्ज इसके साथ टच होकर के टोटल चार्ज क्या हो गया, Q + 0 Q,
और जब सटाओगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा, और जब सेपरेट करोगे तो इसके पास q/2, इसके पास q/2। तो यहां सेपरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके पास q/2, इसके पास q/2। अब इसके पास q/2 आ गया है। अब यही चार्ज को फिर हम कहां पे सटाना है, बी में सटाना है। कहां पे सटाना है, देखो बी में, देन कॉन्टैक्ट विथ बी। अब इसी चार्ज को यहां पे तो q/2 आ गया, इसको ले आकर के यहां पे रखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा हमारा q/2। तो इसमें पहले से q था, हम क्या बोले, ये भी q, ये भी q। तो यहां b भी हमारा q है, और यहां से q/2 c गेन कर लिया है। पहले अनचार्ज था, लेकिन a से सटाने के बाद q/2 इसमें आ गया है, ठीक है ना। अभी q/2 कैसे आया है, क्योंकि इसके पास q था, इसके पास 0 था। जब भी दो मेटालिक स्फेयर को आपस में सटाया जाता है तो चार्ज का शेयरिंग होता है। तो दोनों स्फेयर के बीच में जो टोटल चार्ज होगा उसको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो दोनों स्फेयर में जो चार्जेस है वो निकल जाएगा। तो इसका q था, इसका 0 था, तो q + 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो q/2, ठीक है। अब इसके पास q था, इसके पास q/2 था, दोनों को जोड़ेंगे तो 3q/2 डिवाइड बाय 2, तो यहां पे हो जाएगा 3q/4, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग कैलकुलेशन तो करेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। यहां पे देखो, लेट इनिशियल चार्जेस ऑन आइडेंटिकल स्फीयर्स a एंड b q एंड r, ठीक है ना, ये दिया हुआ है हमारा यहां पे, इसको समझना है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, F का वैल्यू यहां पे इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, F = kq²/r², ठीक है। क्या हो जाएगा, kq²/r², कोई डाउट तो नहीं। अब इसके बाद हमारा होगा व्हेन C टचेस A, C जब A को टच करेगा तो क्या होगा, जब C टच करेगा तो चार्ज ऑन A बराबर q/2 हो जाएगा, चार्ज ऑन C हमारा q/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या बोले अभी कि दोनों, इसका चार्ज q था, इसका चार्ज 0 था, ठीक है ना, इसका चार्ज क्या था, q था, इसका 0 था। तो इस दोनों में चार्ज निकालने के लिए दोनों का चार्ज को जोड़ करके बाई 2 कर देंगे, तो ये यहां भी q/2, यहां भी q/2, यहां भी q/2, A का भी q/2, C का भी q/2। ठीक उसी तरह से सेम प्रोसेस, जब अब C में तो q/2 आ गया है ना, अब यही C को ले आकर के B में सटाए हम, और जैसे ही B में सटा के सेपरेट किए तो हमारे पास चार्ज ऑन C क्या आ गया हमारा, q + q/2/2, 3q/4, और चार्ज ऑन B हमारा 3q/4। यहां पे भी वही काम किए हैं, q इसका q था, B का q था, और C का q/2 था, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो बॉडी है ना, दो बॉडी है इसलिए डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो हमारा 3q/4। तो अब हमारे पास सारे स्फीयर में चार्जेस का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि इसका q/2 है, इसका 3q/4, इसका भी 3q/4। कैसे करके आया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब इसको बीच में रखा गया है, तो टोटल पहले r था, तो ये हमारा r/2, ये भी r/2, ठीक है। तो यहां पे फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ठीक ना, पुशेस C टुवर्ड्स B, ठीक ना, C को B की तरफ पुश करेगा, इसको अगर इसको बात करेंगे तो ये इसको इधर पुश करेगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमारा 1.5 F आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 का वैल्यू q/2, ठीक ना, C इसके बीच का बात कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई R, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 1.5 F। ठीक उसी तरह से फोर्स ऑन C ड्यू टू B का बात करेंगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा, दिस विल बी दिस, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 9/4 kq²/r², 2.25 F, ठीक है ना, क्या जाएगा 2.25 F। अब बात यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि FCB इज ग्रेटर देन FCA, ठीक ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि C को A की तरफ पुश किया जाएगा, क्योंकि इधर का फोर्स हमारा कम है और इधर का फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो जिधर फोर्स ज्यादा है तो ये क्या होगा, C इज पुशेस टुवर्ड्स A। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स A, मतलब कि FCB इज ग्रेटर देन FCA। तो यहां पे हो जाएगा F नेट विल बी इक्वल टू FCB माइनस FCA, ठीक है। और इसका वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0.75 F, यानी कि 3/4 F। और ये डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स A, ठीक ना, फोर्स टुवर्ड्स A, मतलब C विल पुशेस टुवर्ड्स A, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बोला है नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड्स A, दिख रहा है ना। अब यहां तक ये सवाल तो समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाकर के रिवाइंड करके देख लो, एक एक बात हम डिटेल में बताए हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बीटा टाइप ही है लेकिन थोड़ा सा आसान है। 2 पॉइंट चार्जेस 4e एंड +e आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a अपार्ट, ठीक ना, डिस्टेंस कितना है हमारा a, दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, देखो। वेयर अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड ऑन ज्वाइनिंग देम सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, यहां पे एक थर्ड चार्ज q डाल दें, इस तरह से डालें, और q का वैल्यू कितना होगा कि हमारा ये इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, 0। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो q किस जगह पे हमको पता नहीं है, तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस को हम लोग x मान लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि q इस पे जितना फोर्स लगाएगा q इस पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर,
ठीक ना। इसको x मान लिया, इसको a माइनस एक्स मान लिया। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, लेट q बी प्लेस्ड एट x फ्रॉम 4e, ये देखो x से 4e से x डिस्टेंस पे है। उसके बाद f1 इज इक्वल टू f2, ये f1 हो जाएगा ड्यू टू 4e, q 4e जो q1 पे फोर्स लगाएगा, और f2 क्या हो जाएगा, e जो q पे फोर्स लगाएगा। दोनों हमारा बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो दोनों का फोर्स का वैल्यू यहां पे हम लोग पुट करते हैं। ये k 4e इंटू क्यू, 4e इंटू क्यू, f1 का बात करें बाई एक्स स्क्वायर, के ई क्यू बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बात यहां पे ये है कि यहां पे के ई क्यू ये दोनों जाएगा चांद पे, कॉमन है दोनों में, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये अगर इसका हम पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 2 बाई एक्स हो जाएगा, तो 1 बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स हो जाएगा। देखो इसको हम लोग यहां पे कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर था तो हम स्क्वायर रूट कर दिए, ठीक है ना, एक का स्क्वायर निकाल के दूसरी तरफ रूट कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब इसको सीधा सीधे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, और उसके बाद हमारा 2a माइनस 2x इक्वल टू x आएगा, और 2x को इधर ले जाके 3x कर देंगे, और 2a बराबर 3x हो गया। तो फाइनली x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2a बाई 3, ठीक है ना। तो किस डिस्टेंस पे हमारा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, चार्ज को किस डिस्टेंस पे रखना है, 2a बाई 3 में रखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकल गया, हमारा डिस्टेंस निकालना था, हम लोग निकाल दिए। अब यहां पे क्या है कि बोला ये गया है कि दो चार्जेस है। अब तीसरा बीटा टाइप क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r है। अब यहाँ पे r दिख नहीं रहा है तो इसको हम यहाँ पे r ऐसे लिख दिए, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इन अ वैक्यूम, एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे बी प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k सो दैट दे एक्सपीरियंस द सेम एग्जैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना। 2 पॉइंट चार्ज है, प्लेस किया गया है एक डिस्टेंस r पे वैक्यूम में। अब कितने डिस्टेंस पे उनको रखा जाए डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कि वही सेम फोर्स जो वैक्यूम में जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे वही सेम फोर्स वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी एक्सपीरियंस करे। तो डिस्टेंस यहां पे हमको चेंज करना है, हो सकता है डिस्टेंस को हमको नजदीक रखना हो, ऑब्वियस ही बात है कि डिस्टेंस को हमको कम करना है, ठीक ना। तो कितना डिस्टेंस कम करना है इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन फोर्स क्या होना चाहिए, वैक्यूम का और मीडियम का सेम होना चाहिए। सेम होगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो चलो फोर्स इन वैक्यूम का अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस r, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है, F नॉट इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमको पता है। अब इसके बाद क्या है, फोर्स इन मीडियम एट r। जब हम मीडियम एट r का बात करेंगे r डैश, अब मीडियम है तो डिस्टेंस बदल गया, हम बोले ना, और वही वैल्यू को जहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखे थे वैक्यूम के केस में, मीडियम में हमारा एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। और एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी लिखते हैं, अभी अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक में पढ़े हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले केस में लिख दिए इसको। अब इनको इसको जैसे ही लिख दिया ना तो यहां पे Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अब देखो इसको कैंसिल करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि F नॉट और F ये दोनों तो सेम है ना, अब ये भी हम लोग बात किए हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2 मतलब F नॉट और FM को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कटेगा क्या क्या देख लो, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ये पार्ट कट जाएगा, ये और ये गया चांद पे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 1 बाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर डैश का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आर डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाई के, देयरफॉर आर डैश इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट के, मतलब कि के का वैल्यू जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग आर हमारा एडजस्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर डैश का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, ये हुआ हमारा बीटा टाइप। अब हमारा स्टार्ट होगा गामा टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गामा टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दें कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। टॉपिक्स यहां पे मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम इस सवाल के बारे में बात करें कि सवाल क्या कहता है कि टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे Q1 और Q2 में 2 पार्ट में तोड़ा गया है Q को, ठीक है ना। टोटल चार्ज Q है मतलब कि Q इज कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया है Q1 और Q2 में, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। इनको प्लेस किया गया है r डिस्टेंस से, ठीक है ना, जो कि यहां पे फिगर में क्लियरली दिख रहा है Q1 है और Q2। अगर हम Q1 को Q1 ही माने, Q2 को क्या हम लोग Q माइनस Q1 नहीं लिख सकते? देखो तो, क्योंकि Q1 प्लस Q2 हमारा Q है,
Q1 प्लस Q2 क्या हमारा Q है, तो Q2 को Q माइनस Q1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब इसको और भी डिटेल में देखेंगे। तो बोला कि द मैक्सिमम फोर्स, अब यहां पे बात क्या है ना कि दो चार्ज दे दिया है, अब Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 है, अब Q1 का वैल्यू कितना होगा, Q2 का वैल्यू कितना होगा, Q के टर्म्स में, कैपिटल Q के टर्म्स में, ठीक ना। स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 का वैल्यू कैपिटल Q के टर्म्स में कितना हो कि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए। जब भी इस तरह का मैक्सिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो मैथमेटिक्स का एक पार्ट यहां पे यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा, ठीक ना। एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, उसको यहां पे यूज करना पड़ता है। ये कुछ अलग सा चीज नहीं है, आपको करना यह है कि जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो तो वेरिएबल आएगा, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। मैक्सिमा मिनिमा का केस यही होता है, याद रखना कि फोर्स जो भी आपका वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करना है और जीरो से इक्वेट करना है। तो चलो आगे हम लोग बात करेंगे ऐसे भी अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q हो जाएगा, जो कि आपको पता है कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इसके बाद Q2 को हम लोग Q माइनस Q1 भी लिख सकते हैं, Q2 को हम लोग Q माइनस Q1 लिखे भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, Q1 Q2 के बीच में जो चार्ज फोर्स होगा, वो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। अब Q2 का वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे ही Q2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, Q2 का वैल्यू Q माइनस Q1 है, और ये जो रिजल्ट होगा Q1 इंटू Q माइनस Q1 स्क्वायर, Q1 इंटू Q माइनस Q1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू आ गया, इन दोनों के बीच का जो फोर्स का वैल्यू आ गया। अब यही फोर्स को हम, अब देखो यहां पे Q तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन Q1 का वैल्यू हमको पता नहीं है, जो पता नहीं है वो वेरिएबल है। तो Q1 के टर्म्स में F को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, Q1 के टर्म्स में, तभी कि तो हमारा Q1 का वैल्यू निकलेगा ना, हमको निकालना तो Q1 ही है ना। तो Q1 के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स dF बाई dQ1 इक्वल टू 0, ठीक ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम Q1 के टर्म्स में, और जैसे ही हम इसको Q1 के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए, एक बात दिमाग में बैठा लो बाबू कि इसका जो रिजल्ट होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा, Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू Q, ठीक है ना। यहां F का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर दिए। अब जैसे ही यहां पे हम लोग F का वैल्यू पुट किए हैं, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो Q1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो Q माइनस 2Q1 हो जाएगा, Q माइनस 2, बाकी तो हमारा ये तो कांस्टेंट है ना। तो जो डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, Q1 डिफरेंशिएट होगा, Q बच जाएगा, Q1 स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा तो 2Q1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन तुमको पता है अच्छे से, तो Q माइनस 2Q1 यहां पे लिखा गया बाई R स्क्वायर, ये तो जीरो से मल्टीप्लाई, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई, ये सारा गायब। तो जो रिजल्ट आएगा Q माइनस 2Q1 इक्वल टू 0, और यहां से Q1 का वैल्यू आ जाएगा Q बाई 2। जैसे ही Q बाई 2 हमारा आया Q1 का वैल्यू, हम लोग Q2 जानते हैं क्या होता है। Q2 हमारा क्या होता है, Q2 हमारा होता है Q माइनस Q1, तो वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट जो रेशियो होगा वो हमारा Q1 टू Q2 जो होगा Q बाई 2 Q बाई 2, दोनों हमारा इक्वल चार्जेस होगा, ठीक ना। तो 1:1 आ जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स चार्जेस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक ना। अब बात यह है कि जब मैक्सिमम फोर्स पाने के लिए हम लोग को चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आया, क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं यहां तक में इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और कैसे इसको सॉल्व किए वो भी आपको समझ में आ गया। एक नया कॉन्सेप्ट सीखे आप मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा में याद रखना कि जब भी किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो जो वेरिएबल पार्ट है उसी से फोर्स को डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वेटिंग टू जीरो, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो जो Q का वैल्यू आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, इक्वेट करने के बाद जो Q का वैल्यू आएगा, वही Q का वैल्यू जो है वो आपका मैक्सिमम फोर्स के लिए रिजल्ट होगा, ठीक ना। वही Q के कारण ही हमारा मैक्सिमम फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगला गामा टाइप क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मेंस या एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बाबू, ये मेंस में तो कम, ये एडवांस में ही ज्यादा पूछा जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो बोला क्या गया है कि दो इक्वल नेगेटिव चार्जेस है माइनस Q आर फिक्स्ड एट 0A and 0 minus A on y axis. A positive charge Q of mass m is released from rest at x0 से, ठीक ना, on x axis where x is very very less than a से x क्या है हमारा बहुत छोटा, ये बोल ही दिया है, ठीक ना। Prove that Q will execute SHM and find its time period। अब यहां पे हमको टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे।
डायग्राम बना लिए बाबू हम। देखो ना, अब यहां पे क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हम कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए हैं। यहां पे अगर तुम क्लियरली देखोगे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या देखना है यहां पे, देखो तो इस जगह पे तुमको सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है, ये Q1 है जो 0a पे रखा हुआ है, ये भी Q है, माइनस Q है, माइनस Q है, यहां पे 0a और 0 माइनस a पे रखा हुआ है, वाई एक्सिस में रख दिए। और x0 पे हमारा एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ जो कि तुमको यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे, यहां से यहां तक एक लाइन ज्वाइन करेंगे। ये इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा या इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको r मानेंगे। ये x है, ये a है, x है, a है, x है, a है, r का वैल्यू देखो निकाल लिए। डिस्टेंस फ्रॉम q एंड माइनस क्यू, कैपिटल Q और माइनस Q के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो इधर वाला भी वही वैल्यू हो जाएगा, इसको भी ऐसे करके अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो इधर वाला का भी डिस्टेंस हमारा वही सेम आ जाएगा। तो अब दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, अगर हम इन दोनों के बीच में फोर्स का बात करेंगे तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फोर्स हमारा हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बीच का फोर्स का वैल्यू हमारा निकल गया, अट्रैक्टिव फोर्स निकल गया हमारा। क्यों अट्रैक्टिव, क्योंकि नेगेटिव है। अब अट्रैक्टिव फोर्स बोल रहे हैं तो नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, हमारे दिमाग में होना चाहिए। लास्ट में हम लोग नेगेटिव साइन पुट करके बता देंगे कि ये नेगेटिव है, ठीक है ना, मतलब कि ये अट्रैक्टिव है, लेकिन शुरुआत में नेगेटिव साइन मत बैठाओ, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें कि वर्टिकल कंपोनेंट हमारा एफ साइन थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपस में ऐड हो जाएगा। कैसे, एक बार बात करते हैं। जैसे कि यहां पे हम यहां पे देखें ग्रीन कलर से बनाए तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग, ये हमारा एफ है, ये हमारा क्या है, एफ है, ये हमारा एफ साइन थीटा हो जाएगा, ये हमारा एफ कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें तो इस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। एक चीज क्लियरली दिख रहा है, एफ साइन थीटा हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, एफ कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। मतलब इसका फोर्स और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स कंपोनेंट्स में तोड़े ना, इसका कंपोनेंट में इधर इधर तोड़े, इसका कंपोनेंट भी इधर इधर तोड़े, ठीक है ना, ये दोनों जो टूटा है तो इधर ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एफ का वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही है, यही सेम है। और एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा हमारा 2f कॉस थीटा हमारा नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। माइनस साइन लगा देंगे फाइनली तो ये बताएगा हमारा -2f कॉस थीटा कि हमारा ये अट्रैक्टिव फोर्स आया है। और एफ का वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल लिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। जब हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा ये थीटा ये है अगर, तो ये वाला जो एंगल है ये आर हो जाएगा, आर का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ज्योमेट्री से कॉस थीटा बराबर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे, एक बार फिर से इसको तुम ध्यान से देख सकते हो, एक बार फिर से इसको तुम बहुत ज्यादा ध्यान से देख सकते हो, ठीक है ना। ये क्या कहता है, यहां पे ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहां पे क्या दिखेगा तुमको, ठीक है। इसको कुछ हम इस तरह से दिखाते हैं। यहां पे ये x हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा x हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है, ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आगे एफ नेट का बात करेंगे तो सबका वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास एफ का वैल्यू पता था पहले से, हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है ना। 2 लिख लिए, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब 2 -2 यहाँ पे, ये -2 यहाँ पे। एफ का वैल्यू हम लोग पहले जानते थे, उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो एफ नेट का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब बात है कि ये फोर्स के कारण, ये फोर्स ही हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा जिसके कारण हमारा एसएचएम हो रहा होगा। तो अब डैम्पिंग कांस्टेंट भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक ना। तो वो रिस्टोरिंग का जो अगर हम अप्रोक्सीमेशन का बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x हमारा a से बहुत बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर के बराबर। तो जो एफ नेट हमारा नया जो फोर्स आएगा, ठीक ना, तो वहां पे x वाला टर्म जो डिनोमिनेटर से वो हट जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा एफ नेट का। अब यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे इन एसएचएम में तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे के एसएचएम का अगर हम बात निकालें तो वैल्यूज पुट करने के बाद एक्स एक्स कट जाएगा यहाँ से और नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो के एसएचएम 2q क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब।
क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई 4πε0 ए क्यू। के एस एच एम हमारा आ गया, मतलब कि हमारा ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाला वैल्यू आ गया। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट आया है बाबू, स्प्रिंग कांस्टेंट जो आएगा इसको हम टाइम पीरियड के फॉर्मूला में पुट करेंगे। कैसे, एक बार देख लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m बाई के। m इज द मास ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो यहां पे m बाई के का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा m डिवाइड बाई के एस एच एम, तो के एस एच एम का जो ये फॉर्मूला है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट एकदम ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2πε0 ए क्यूब डिवाइड बाई क्यू कैपिटल क्यू बाई एम, ठीक है ना। तो ये चीज जो फाइनल रिजल्ट आया है, दिस इज द टाइम पीरियड। उम्मीद करते हैं तुमको यहां पे ये सारा जो क्वेश्चंस है, अलग अलग तरह का क्वेश्चंस है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल का क्वेश्चन को हम आसान तरीके से समझाने का कोशिश किए हैं, ठीक है ना। अब यहां पे फिर से हम एक बार बता दें कि यहां पे एसएचएम क्यों यूज किया गया है, क्योंकि बिना रिस्टोरिंग फोर्स के तुम्हारा जो ऑसिलेशन है वो पॉसिबल है ही नहीं, एसएचएम पॉसिबल ही नहीं है। तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा तभी तो, उसको खींच के छोड़ोगे तो पहले रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स पे अप्लाई होगा, तभी तो ये टू एंड फ्रो मोशन होना है। इसीलिए यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे कि स्प्रिंग वाला बात याद करो, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होता था तभी तो वहां पे एसएचएम होता था, ठीक है ना, याद है। अब क्या है ना, कुछ हमारे तरफ से प्रो टिप बहुत जरूरी है। टिप तो बोलना गलत है, टिप्स होगा, क्योंकि एक तो नहीं देने वाले हैं ना, 2 देंगे अभी हम। तो फर्स्ट टिप के बारे में अगर हम बात करें ना, तो यहां पे बहुत ध्यान से समझना कि फर्स्ट टिप हमारा कहता ये है कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, फॉर्मूला जो कि कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग सिर्फ उसका स्केलर पार्ट ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो चार्ज कर रहा था वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। पहले सिंपल तुम उसका मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर लो, ठीक है ना, और जैसे मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर ले तुमको तो पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा। ऑब्वियसली बात है कि फोर्स का वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्टिव होता है, और फोर्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव होता है। अब बोलोगे कैसे, देखो चार्ज का वैल्यू हमारा Q1 है, चार्ज का वैल्यू हमारा Q2 है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ भी लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो इस फोर्सेस को हम लोग रिपल्सिव बोल देते हैं। क्या हो जाएगा ये हमारा रिपल्सिव। लेकिन अगर हम बोले कि Q1 है और Q2 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो दोनों ही केस में F हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, क्या हो जाएगा हमारा अट्रैक्टिव। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रिपल्सिव है एक हमारा अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा बहुत बेसिकली प्रो टिप है, ये ध्यान देना कि अगर तुमको पता है कि फोर्स का वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है, तो साइन को लास्ट में बैठाओ, शुरुआत में बैठा करके अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और रिपल्सिव के केस में तो पॉजिटिव ऐसे लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो जो नेगेटिव साइन है उसी के लिए हम बात बता रहे हैं। अगर तुमको दिख रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है तो वो साइन को लास्ट में बैठाना कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो पहले तो स्केलर फॉर्म में ही कैलकुलेट करो, ठीक है। ये रहा हमारा पहला प्रो टिप। अब अगर हम दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा टिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर मान लो कि तुम कभी भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हो मल्टीपल चार्जेस के लिए, और उस केस में तुम्हारा जो चार्जेस है किसी स्क्वायर पे है, किसी हेक्सागन पे है, किसी ट्रायंगल पे है, किसी सर्कल पे, किसी भी जगह पे अगर रखा हुआ है और सिमेट्रिक इक्वल चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं, और पूछ दे कि सेंटर में टेस्ट चार्ज कितना होगा, उस पर फोर्स कितना होगा, सेंटर पे जो है फोर्स कितना होगा, अगर उसके बारे में बात कर दे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी जीरो लिख करके आना, क्योंकि पूरा सिस्टम हमारा सिमेट्रिक है और नेट फोर्स हमारा सेंटर पे हमारा जीरो होगा। ये बात याद रखना, नेट फोर्स सेंटर पे क्या होगा हमारा जीरो। इज इट क्लियर। अगर नेट फोर्स जीरो क्यों होगा, क्योंकि चारों जगह, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, मान लो कि हमारा एक स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटर फोर्स निकाला, यहाँ 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 यहाँ, चारों जगह पे हमारा इक्वल चार्जेस रखा हुआ Q Q Q Q, और यहाँ पे मान लो Q0 पे फोर्स निकालना, तो ये जिस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गया। ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल, ये भी एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कैंसिल। तो इस कारण से किसी भी सिमेट्रिक फिगर में हमारा जो है
वो क्या होता है, याद रखना कि नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा अगर चारों जगह फोर्स दिया हुआ है। तो अगर किसी एक जगह पे फोर्स हटा दिया, मान लो कि किसी एक जगह पे क्या किया, फोर्स को हटा दिया। अगर किसी एक जगह पे फोर्स को हटाया बाबू, तो एक बात ध्यान रखना कि इस पे जो हमारा नेट चार्ज, जो नेट फोर्स का बात कर रहे थे, अब हमारा जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला जो ट्रिक है, जो रूल है, उसको अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। बस एक चीज़ याद रखना, चारों में अगर रहे या फिर तीनों में रहे या फिर जो भी है, जैसा भी रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप में हर एक जगह पे, हर एक वर्टिसेस पे अगर चार्जेस रहे तो नेट फोर्स जो है सेंटर पे वो जीरो होगा। अगर किसी एक जगह भी नहीं हुआ तो वहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला है कि सिमेट्रिक की वजह से हर चार्ज अपने ठीक सामने ऑपोजिट चार्ज के फोर्स को कैंसिल कर देता है। सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा और तुम्हारे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक ना। तो अगर देखो उनमें से एक कॉर्नर में भी चार्ज हटा दिया या चेंज कर दिया, तब ये ट्रिक नहीं लगेगी और सुपरपोजिशन का लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। देखो हम सब कुछ यहाँ पे क्लियरली लिख के रख दिए हैं, सिर्फ तुमको पढ़ना था, ठीक है ना। तो चलो अभी के लिए इतना ही, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में।